गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आप कहाँ तक कर चुके हैं? 3rd चैप्टर तक आपके हो चुके हैं। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवा दिए हैं। बेटा जितने भी चैप्टर में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं वो आपको साथ के साथ करने हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यदि आप साथ के साथ करेंगे तो आपको किसी हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो आपके टेक्सचुअल्स क्वेश्चंस हैं, आप चैप्टर को अच्छे से रीड करते हैं तो आपको टेक्सचुअल्स क्वेश्चन समझने में और लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए अपने चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको बताती चलूँगी साथ के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 4th चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, कृषि, ठीक है। और कृषि आप जानते हैं हमारे यहाँ पे कि कृषि जो है वो भारत की जो ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो किस पर निर्भर करती है? कृषि पर निर्भर करती है। कितनी % पॉपुलेशन कृषि पर डिपेंड है बेटा? लगभग 2/3 पॉपुलेशन कृषि पर निर्भर करती है। तो देखिए शुरुआत करते हैं। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या, दैट मीन्स बेटा 66% जो पॉपुलेशन है वो किस पर निर्भर करती है? एग्रीकल्चर पर, कृषि पर निर्भर करती है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद जैसे कि चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। अब हम बात करेंगे कृषि के प्रकार की, ठीक है। देखिए कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। ये भी एक क्या है? कृषि का प्रकार है और ये भी एक कृषि का प्रकार है। तो इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। और वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि देख लेते हैं। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। देखिए नाम से क्लियर है कि जीवन के निर्वाह के लिए, दैट मीन्स जीवन यापन के लिए, जीवन गुजारा करने के लिए जो कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं बेटा? जीविका निर्वाह कृषि कहा जाता है, ठीक है। और प्रारंभिक का अर्थ यहाँ पे क्या है? जो शुरुआत में की जाती थी। तो आज भी भारत के कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पर यह खेती की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे कि लकड़ी के हल, डावर, खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती थी। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्रकृति, उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरण परिस्थितियों की उपयोगिता पर निर्भर करती है। और इस कृषि को क्या कहा जाता है बेटा? कृत्रिम दहन प्रणाली कहा जाता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसे कहा जाता है। किसान की जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। देखिए बेटा स्लैश का अर्थ क्या है? स्लैश एंड बर्न, ठीक है। कर्तन एंड दहन जो प्रणाली है इसमें क्या किया जाता है? एक भूमि के टुकड़े की सफाई की जाती है। जैसे वहाँ पर वृक्ष वगैरह होंगे, झाड़ियाँ, पेड़ पौधे होंगे तो उन्हें जलाकर वहाँ से साफ़ कर दिया जाएगा और साफ़ करके वहाँ पर खेती की जाती है। 3-4 ईयर्स के लिए वहाँ पे खेती करेंगे। जब उसकी जो फर्टिलिटी है, जो उसकी उपजाऊ क्षमता है वह कम हो जाती है, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे बेटा? उस ज़मीन को छोड़ देंगे और किसी अन्य ज़मीन को साफ़ करके वहाँ पर खेती करेंगे। इसी को क्या बोला जाता है? कृतक दहन प्रणाली बोला जाता है, ठीक है। फिर देखिए कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति जो है वह बढ़ जाती है। चूँकि किसान उर्वरक तथा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता जो है वह कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्य असम है, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे किस नाम से जाना जाता है? झूम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो उत्तर पूर्वी स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है? झूम के नाम से जाना जाता है। और
पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना आपको यहाँ से। तो अब देखिए बेटा, अभी हमने एक टाइप के बारे में पढ़ा। आपको किस बारे में पढ़ा है बेटा? कर्तन एवं दहन प्रणाली के बारे में। ठीक है, फिर इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। दैट्स वाई इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे किस नाम से जाना जाता है? झूम के नाम से जाना जाता है, और मणिपुर में पामलू के नाम से, और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। अब हम एक अलग अन्य प्रकार की बात करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो इस प्रकार की कृषि है, यह कैसी कृषि होती है? श्रम गहन खेती होती है जहां अधिक उत्पादन के लिए कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, उत्पादन ज़्यादा हो, फसल की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो, इसलिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया जाता है बेटा? जैव रासायनिक केमिकल्स का यूज़ किया जाता है और सिंचाई का प्रयोग करके इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाता है। ठीक है, भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार क्या हो गया है बेटा? छोटा हो गया है और अलाभप्रद होता जा रहा है। किसान जो है वह वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः कृषि भूमि पर अधिक दबाव है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या कहना चाह रहा है बेटा? जैसे कि आपको पता है, जो भूमि है वो जिस इंसान के हिस्से में है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका प्रयोग किया जाएगा। जनसंख्या बढ़ने की वजह से भूमि का जो आकार है इंडिविजुअल के हिसाब से बात करें तो वो क्या है? सिकुड़ता जा रहा है। ठीक है, तो जो वो मतलब कम होता जा रहा है, तो फिर लोगों के पास रोजगार का कोई अन्य साधन नहीं है। इसलिए लोग क्या करते हैं बेटा? जो उनके पास थोड़ी सी भूमि है उसी में वो अधिकतम पैदावार के लिए ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, और उसके लिए वो उसमें कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं। और इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि कृषि भूमि पर इस वजह से अधिक दबाव बढ़ रहा है। ठीक है, अब वाणिज्यिक फसलों के बारे में बात करेंगे बेटा, जिनका प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता है उन फसलों को हम वाणिज्यिक फसलें कहते हैं। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल की वाणिज्य फसल की जाती है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर हरियाणा और पंजाब की बात करूँ बेटा, तो देखिए जो हरियाणा और पंजाब में, ठीक है, इसकी चावल की जो खपत है वो कम होती है। ठीक है, यहाँ पर जो खाद्य फसल है वो क्या है? गेहूँ है। तो इस तरीके से आप क्या कहेंगे कि जो हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र हैं, इस फसल को, जो चावल को उगाया जाता है वो व्यापार के लिए उगाया जाता है, इसलिए ये क्या हो गई? एक वाणिज्य फसल हो गई। लेकिन यहाँ यदि हम उड़ीसा स्टेट की बात करें, बिल्कुल इसके अपोजिट हमारे यहाँ पर ये वाणिज्य फसल है, तो वहाँ पर ये क्या है? एक खाद्य फसल है। ठीक है, रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती होती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है ये, भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि क्या हैं? रोपण फसल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है बेटा, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है चाय एक किस प्रकार की फसल है, तो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पर कि चाय जो है वह एक रोपण फसल है। ऐसे ही और एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, कॉफ़ी है, रबड़ है, गन्ना है, केला है, ये सभी के सभी क्या हैं? रोपण फसलों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए हम क्या बात करेंगे, असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर असम की और उत्तरी बंगाल की बात करूँ तो यहाँ पर चाय और कर्नाटक में कॉफ़ी जो है वह एक रोपण फसल है। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, रोपण कृषि ही किस लिए की जाती है, इसका पर्पज़ क्या होता है? बिक्री ही इसका पर्पज़ होता है।
इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित है। यदि इसका विकास करना है तो इसमें कौन कौन सी सुविधाएं जो है वह अति आवश्यक हैं, परिवहन और संचार की सुविधाएं होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे शस्य प्रारूप के बारे में। आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलता के संबंध में अध्ययन किया है। इसका अभिप्राय यहाँ पर क्या है, देखिए आप जानते हैं हमारे यहाँ पर कहीं माउंटेन्स हैं, ठीक है, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान हैं, तो ये हमारे यहाँ पर फिज़िकल डाइवर्सिटी है, भौतिक विविधताएं हैं, संस्कृतियों की बहुलता है, ठीक है, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं। 3 शस्य ऋतुएं कौन सी हैं? रबी है, खरीफ है और जायद है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। देखिए रबी की बात करें हम, रबी फसल की, तो उसे कब बोया जाता है बेटा? अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। और ग्रीष्म ऋतु में हम बात करें तो अप्रैल से जून के मध्य इसे काटा जाता है। आपके सामने सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गेहूँ, जिसकी उगाई सर्दियों में की जाती है और कटाई बेटा हमारी होली के बाद मार्च में की जाती है। मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है, ठीक है। फिर ये जो एग्ज़ाम्पल्स हैं ये आपको याद होने चाहिए। और ये एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं? गेहूं है, जौ है, मटर है, चना है, सरसों, ये सारे के सारे किसके एग्ज़ाम्पल हैं? रबी फसलों के एग्ज़ाम्पल हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से, यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं, उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। इन राज्यों में सबसे ज़्यादा जो पैदावार की जाती है वो कौन सी फसल की जाती है? गेहूं की। और गेहूं जो है वह एक रबी फसल का उदाहरण है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा जो होती है वो इन फसलों के लिए लाभदायक होती है, या ये कह सकते हैं आप कि इनका उत्पादन इस वजह से बढ़ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है, इतना। फिर उसके बाद यहाँ से हम देखते हैं खरीफ फसलें। 3 तरीके की फसलें मैंने आपको बताई थी, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सेकंड क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड क्रॉप क्या कहते हैं बेटा? खरीफ की फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। मानसून का आगमन कब होता है बेटा? जून एंड जुलाई में होता है, ठीक है। और इनकी जो काट ली जाती है, इनकी जो कटाई होती है वो किस टाइम पे होती है? सितंबर एंड अक्टूबर में होती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन जो है इसमें सम्मिलित हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से कहाँ की जाती है? असम में, पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई। असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा में धान की 3 फसलें जैसे कि ओस, अमन और बोरो बोई जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? जायद फसलें कहा जाता है। बेटा जायद फसलें कब उगाई जाती हैं? जायद फसलें उगाई जाती हैं रबी और खरीफ क्रॉप के जो बीच का टाइम पीरियड रह गया, लाइक एज मार्च अप्रैल से और जुलाई अगस्त तक का जो टाइम पीरियड है उसमें जो फसलें उगाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जायद फसलें कहते हैं, ठीक है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां, ठीक है, चारे की फसलों की खेती की जाती है और गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। क्लियर टू यू नाउ? ओके, देखिए फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। अब हम कुछ मुख्य फसलों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण
देश की विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। आपको पता है हमारा देश विभिन्नताओं से भरा हुआ है और इसमें फिज़िकल डाइवर्सिटी भी है, भौतिक विभिन्नताएं भी हैं, जैसे मिट्टी अलग अलग है, क्लाइमेट अलग अलग है, जलवायु की आप बात करें तो, और कृषि पद्धति भी अलग अलग है। उसके हिसाब से अलग अलग तरीके की खाद्य व अखाद्य फसलें यहाँ उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन सी हैं? चावल है, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट हैं। अब हम बात करेंगे बेटा यहाँ पर चावल की। चावल में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। देखिए भारत की यदि हम बात करें तो मैक्सिमम जो लोग हैं उनकी खाद्यान्न फसल क्या है? चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है चावल के मामले में। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा देश चावल उत्पादन में अग्रणी है, तो चाइना क्या है बेटा? फर्स्ट नंबर पे है चाइना, और सेकंड पे बेटा इंडिया है। ठीक है, सेकंड पे कौन है चावल के प्रोडक्शन में? इंडिया है। ठीक है, यहाँ से आपके सामने 1 नंबर का क्वेश्चन है और आप इसे इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे इंडिया है एंड फर्स्ट पे कौन है? चाइना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ से यह एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है दैट मीन्स ये जुलाई के आसपास जो उगाई जाती है और इसकी कटाई कब होती है बेटा? सितंबर अक्टूबर में होती है। जुलाई अगस्त में इसकी बुआई होती है और सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। एक खरीफ की फसल को उगाने के लिए बेटा एटलीस्ट जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। और यदि मैं बरसात की बात करती हूँ, आर्द्रता की बात करती हूँ, तो लगभग 100 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होनी चाहिए। 100 से कम सेंटीमीटर वाले में यदि चावल की खेती की जाती है तो वहाँ पर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? सिंचाई की आवश्यकता होती है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो देखिए कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इससे सिंचाई करके उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदान, तटीय जो क्षेत्र हैं, डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों की जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। ठीक है, क्लियर टू यू? ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ से क्या है बेटा? गेहूँ है। हमारी पहली खाद्य फसल कौन सी है? चावल है। चावल क्यों है बेटा? जो मैंने आपको सेंटेंस बोला कि हमारी पहली खाद्य फसल जो है वो चावल है, क्योंकि खाद्य के रूप में सबसे ज़्यादा चावल का प्रयोग किया जाता है। दूसरे पे मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन है? गेहूँ है, वीट है। तो देखिए गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है जो देश के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भागों में उगाया जाता है। रबी की फसल, ठीक है, रबी की फसल कब उगाई जाती है बेटा? अक्टूबर नवंबर में, जब विंटर स्टार्ट होती है। ठीक है, और इनकी कटाई कब होती है बेटा? आफ्टर देन मार्च। ठीक है, मार्च के बाद इनकी कटाई हो जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी क्रॉप्स हुई? रबी क्रॉप्स हुई। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु चाहिए और पकने के समय पे क्या चाहिए? खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए कम बरसात की आवश्यकता होती है। नियर अप्रोक्स 50 से 70 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, या जहाँ पर इतनी वर्षा होती है उस क्षेत्र में गेहूँ की खेती की जाती है। देश में गेहूँ उगाने वाले 2 मुख्य स्रोत कौन से हैं बेटा? एक तो उत्तर पश्चिमी में गंगा सतलुज का मैदान है और दक्कन का काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। जो राज्य, देखिए बेटा आपसे पूछा जाए हु इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, ठीक है, कौन सा स्टेट ऐसा है जो मतलब गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है? तो ऐसा स्टेट बेटा यूपी है। ठीक है, कौन सा स्टेट है ऐसा जो गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है? तो ऐसा बेटा यूपी है। ठीक है, लेकिन यदि मैं पर हेक्टेयर अकॉर्डिंग टू एरिया यदि मैं बात करती हूँ तो पर हेक्टेयर सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कौन से राज्य में किया जाता है? ठीक है, तो कौन से राज्य में किया जाता है बेटा? फर्स्ट नंबर पे पंजाब में किया जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ किया जाता है?
तो पंजाब में किया जाता है। और यदि मैं यहाँ पर जनरली पूछूं कि कहाँ पर गेहूं की पैदावार सबसे ज़्यादा है, तो आप आंसर क्लिक करेंगे उत्तर प्रदेश, यूपी। क्लियर टू यू नाउ? ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोटे अनाज। ठीक है, मोटे अनाज में कौन कौन से अनाज सम्मिलित हैं? लाइक एज ज्वार है, बाजरा है, रागी है। भारत में उगाए जाने वाले कुछ मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा जो होती है वह अत्यधिक होती है। उदाहरणतः यदि हम लें तो रागी में बेटा प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, शुष्क पोषक और भूसी मिलती है। ठीक है, अक्षितर फल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ठीक है, यदि हम पहले पे देखें तो चावल, दूसरे पे देखें तो गेहूं, और तीसरे पे यदि हम खाद्यान्न फसल की बात करते हैं तो थर्ड पे कौन है बेटा? ज्वार है। ठीक है, अक्षितर फल और उत्पादन की दृष्टि से देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य बेटा कौन है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश है। और ज्वार के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है बेटा? तो फर्स्ट पे आएगा महाराष्ट्र, देन आफ्टर फॉलोड बाय कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। क्लियर टू यू नाउ? ओके, फिर हम यहाँ पर बात करेंगे बाजरा के बारे में। मोटा अनाज है। देखिए, यह बलुआ तथा उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। इसके लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए? बलुआ और उथली काली मिट्टी होनी चाहिए। राजस्थान बेटा लीडिंग प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन ऑफ बाजरा। बाजरा के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है बेटा? राजस्थान है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी जो है वह शुष्क प्रदेशों की फसल है, और यह काली, लाल काली, बलुआ, दोमट, उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य, रागी में फर्स्ट कौन है? कर्नाटका है। ठीक है, आज जितने भी क्वेश्चंस इसमें से बने हैं बेटा, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको साथ के साथ बताए हैं। आप सारे के सारे क्वेश्चंस या तो अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं, क्वेश्चंस की फॉर्म में लिखने हैं, और यदि आपके माइंड में सेट रह सकते हैं तो आप अपनी बुक में टिक मार्क करके इन्हें लर्न कर सकते हैं। क्लियर टू यू नाउ?